जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में नागरिक टॉपिक है हमारा नागरिक का, और उसका हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये जो क्वेश्चन आंसर होगा वो सब्जेक्टिव होगा और इसका ये पार्ट 1 होगा। ये सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। वीकली टेस्ट, जो आप लोगों का वीकली टेस्ट है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 24 अगस्त को जो वीकली टेस्ट होने वाला उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले सवाल में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सत्ता है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण से माने केंद्र सरकार के द्वारा अपनी कुछ शक्तियों को राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को सौंपना है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण एक तरह का बांटना, ठीक है। तो केंद्र सरकार होती क्या है? केंद्र सरकार का मतलब आपको हम समझा देना चाहते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ देश में बहुत सारे सरकार है। हमारे राज्य में किसकी सरकार है? तो हमारे राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में मोदी सरकार है, ठीक है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं। तो मान लो कि मोदी जी के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं और उन्होंने क्या किया है, हमारे हेमंत सोरेन जी को थोड़ी सी शक्ति दे दी, ये लो बार बार तुम हमको परेशान मत करना, अब जो कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम उसको खुद से संभाल लेना। तो इस तरह से वो अपनी कोई शक्ति जो है राज्य में दे सकता है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर, अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड इस्तेमाल किया गया ना, राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन। अब मान के चलो स्थानीय प्रशासन क्या होता है? स्थानीय प्रशासन का मतलब हो गया आप जिस जिला में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पे तो एसपी डीएसपी डीसी होगा या फिर और कोई होगा। तो उन लोगों को भी केंद्र सरकार से डायरेक्ट शक्ति मिल जाती है, यानी कि केंद्र सरकार के कर्मचारी वहाँ पर होते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं, उनको मुख्यमंत्री से भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से केंद्र सरकार ने अपनी शक्तियों को दो हिस्सों में बांटा, पहला राज्य सरकार को दिया और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को भी दिया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना होता है और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में आसानी होता है। मतलब स्थानीय स्तर पर मान के चलो आप कहीं पर गए हो कि कोई जिला गए हो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो अब क्या आप मुख्यमंत्री से फैसला लोगे या फिर प्रधानमंत्री के पास जाओगे? ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों को भी अपॉइंट किया जाता है जो उसका फैसला खुद ले सकते हैं, ठीक है, स्थानीय स्तर पर। इससे स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ती है और सरकारी कार्यों में अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है। यानी इसका प्रभाव बढ़ेगा और सरकारी कार्य में और तेज़ी होगी। भाई लेट तो होगा नहीं, क्योंकि जब जब अब हर काम में मोदी जी नहीं आएंगे वहाँ पे एक्शन लेने के लिए, हर काम में जो है आपका मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, कुछ ऐसे लोगों को भी पावर दिया जाएगा स्थानीय स्तर पर जो कि फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, संघ सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि संघ सूची भारतीय संविधान की अनुच्छेद 246 के तय की गई है। यानी कि संघ सूची को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत तय की गई है, जिसमें उन विषयों का विवरण है जिन पर केंद्र सरकार की विशेष शक्तियां हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे ऐसे टॉपिक होंगे जिन पर केंद्र सरकार का कुछ अधिक शक्ति उसमें शामिल होगा। इसमें 97 विषय शामिल है जिनमें कुछ प्रमुख विषय हैं। यानी कि 97 विषय है उसमें, लेकिन कुछ प्रमुख विषय की बात करना है, जैसे सेना, पुलिस, रक्षा, विदेशी मामले और विदेशी व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। उसके बाद है आपका विदेशी मुद्रा, विदेशी व्यापार, केंद्रीय अदालतें और न्यायपालिका, रेलवे और सड़क संचार, बैंकिंग और वित्त, कर और टैक्सेशन, ठीक है।
इसके बाद है केंद्र प्रशासन और कानून। यह सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत तय की गई है और इसमें उन विषयों का विवरण है जिन पर केंद्र सरकार को विशेष शक्तियां हैं। बात समझ में आ गई सभी को? बस ये था आपका आंसर, इसे ही आप लोगों को नोट करना है। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ किन्हें कहा जाता है? अब अवशिष्ट शक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ उन विषयों को कहते हैं जिन पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार को विशेष शक्तियाँ नहीं है। यानी अब ऐसे शक्तियों की बात की जाएगी, ऐसे टॉपिक की बात की जाएगी, ऐसे पावर की बात की जाएगी। जब कभी भी शक्तियों की बात हो तो आपको पावर याद करना है कि एक ऐसा पावर जिस पर ना ही केंद्र सरकार का कुछ चलेगा, ना ही राज्य सरकार का भी कुछ ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो वैसी शक्तियों को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। और जो संविधान में विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, यानी कि उसके बारे में संविधान में भी चर्चा नहीं की गई है कि हाँ अगर ये चीज़ होता है तो ये करना चाहिए। ना ही इसको केंद्र सरकार को कोई ज़्यादा पावर दिया गया है, ना ही राज्य सरकार को ज़्यादा पावर दिया गया है, और ना ही उस विषय पर संविधान में कोई कानून बनाया गया है। ये शक्तियाँ आमतौर पर राज्य सरकारों को दी जाती है। अब ये शक्तियाँ होती क्या है? आमतौर पर राज्य सरकारों को डायरेक्ट दी जाती है और इनका उपयोग राज्यों के स्थानीय मामलों में किया जाता है। यानी हर राज्य का अपना अपना फंडा होगा, अपना अपना मामला होगा। तो डायरेक्ट क्या होता है, राज्य सरकार को ही शक्ति दे दी जाती है कि आपके यहाँ पर अगर कोई ऐसा मामला होता है तो आप उसको वहीं पे सलटा दो। ठीक है, तो राज्य सरकारों को दी जाती है और इनका उपयोग राज्यों के स्थानीय मामलों में किया जाता है। अवशिष्ट शक्तियों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में आसानी होना है। यानी कि इसका प्रयोग इसलिए होता है ताकि जो स्थानीय स्तर पर जो भी फैसला लिया जाए तुरंत लिया जा सके और इसकी समस्याओं को निपटाया जा सके। तो ये था इसका जो है आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सब्जेक्टिव सवालों को देखा है, ये इसका पार्ट 1 है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।